हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 पदप में जनन। क्या है पदप में जन्म? इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या बताया गया है इसके अंदर। अब देखिए, जैसे पदप में जनन से आपको क्या समझ में आता है? सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। आप देखो, सभी जीव में कौन कौन आ गए? हम मानव आ गए, पशु पक्षी आ गए, और क्या कहते हैं, जंगली जानवर आ गए, है ना। और धरती पर रहने जलचर, वनचर, वायुचर, सभी इस प्रकार अपने पदप को अपनी जो किस्म है उसको बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये दो तरह का होता है, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखो, अलैंगिक में क्या होता है, जैसे कि विधियों का खंडन, बीजाणु निर्माण, ये इस किस में आता है? अलैंगिक जनन में। और क्या कहते हैं, हमारे में जो लैंगिक जनन होता है उसमें हम ये निर्णय करते हैं कि ये नर है या मादा है, और इसको विस्तार से हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब देखो, अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पदप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। अपनी क्या कहते हैं, अपनी प्रजाति है, जैसे मानव प्रजाति है, उसको बनाए रखने के लिए ये जनन आवश्यक है। जैसे कि अब हम हैं, हमारे जो माता पिता हैं उनसे हम उत्पन्न हुए, आगे हमारे से हमारी संतान उत्पन्न होगी। इस तरह ये वर्षों से प्रक्रिया चलती आ रही है और जो आगे भी चलती रहेगी सृष्टि के निर्माण के लिए। ठीक है। और ये आवश्यक भी है। ऐसे ही जो जीव जंतु है, पेड़ तो नहीं, हाँ पेड़ भी ही क्या कहते हैं, उनके जब छोटा सा बीज गिरता है तो एक छोटा सा उनका भी पौधा, उनका एक अंश पनप उठता है ना, ऐसे ही। ठीक है। सभी में जनन अति आवश्यक है। आपने ऐसा कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों को जनन करते हैं, है ना। अब जो जीव हैं वो अपने ही समान जीवों को जनन करेंगे। जैसे माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पदप कैसे जनन करते हैं? पदपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। पदप में क्या होता है? विभिन्न प्रकार से होता है, जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे 12.1 है जनन की विधियाँ। क्या क्या विधियाँ हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था। इसको में आपने पुष्पी पदप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था ना। पुष्प के, एक पुष्प होता है, उसकी कलियां होती हैं, उसके अंदर भी बीज होते हैं छोटे छोटे, पहले वो बंद होता है, ऐसे ऐसे बताया गया होगा आपको, है ना। और अब आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है? पदप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखनी है। आपको क्या करना है, आपने 6th क्लास की बुक उठानी है, उसमें से आपको क्या करना है, जितने भी जो भी आपको मिले पुष्प, उसका चित्र बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना है इसके अंदर। अधिकांश पदपों के मूल, तना और पत्तियां होती है। ये तो सभी में ही होती है, पत्तियां, तना और क्या, मूल। ओके। आप कुछ आपने ऐसे भी देखे होंगे पेड़ पौधे जिनमें फूल पुष्प नहीं आते, सिर्फ पत्तियां पत्तियां ही रहती है, होती है ना। तो क्या कहते हैं, ऐसे पौधे भी होते हैं आपके आसपास। ये पदप के कायिक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक अंग। पर ये बता रहे कि जो मूल अंग लगा लो, या क्या कहते हैं, पौधे के अंदर तना और पत्ती आपको अवश्य ही मिलेगी। ठीक है। आप देखो, वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पदपों में पुष्प निकलते हैं। अब ऐसा ही होता है ना। अब देखो कि कुछ अवधि के बाद, अब ये तो है नहीं कि क्या कहते हैं, आपने एक पौधा लगाया और वो तुरंत ही पुष्प फल देने लगे, नहीं होता ना। कुछ अवधि मतलब उसको कुछ समय लगता है
फिर वो धीरे धीरे पनपता है, बड़ा होता है, पौधा बनता है, पुष्प आते हैं, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, फिर वो वृक्ष बन जाता है, फिर वो अपने समय पर ही फल देता है ना। अब जैसे गर्मियों में आपको आम मिलते हैं, सर्दियों में सेब मिलते हैं, ऐसे तो ऐसा ही होता है, कुछ अवधि लगती है, तो उसी के उसी आधार पे हमें फल इत्यादि प्राप्त होते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। जब बसंत ऋतु आती है तो आम के अपने वृक्षों पे देखा होगा कि छोटे छोटे फूल आ गए, तब कितनी खुशी होती है, अब फूल आ गए, अब हमको आम खाने को मिलेंगे। यदि पुष्प के बाद आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं, हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। हम ऐसे ही करते हैं ना, बीजों को फेंक देते हैं, जो आम के बीच में गुठली निकलती है उसको फेंक देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, अगर हम उस बीज को, उस गुठली को कहीं जमीन थोड़ी सी खोद के वहाँ पे उस गुठली को बो दे, तो वहाँ से क्या होगा, एक नया आम का वृक्ष भी पनप सकता है। तो ऐसा कभी आपको समय मिले तो करके देखिएगा अवश्य ही, एक पौधे की देखभाल, ठीक है, अपने नाम से जैसे कहते हैं हमने ये पौधा लगाया, इसकी देखभाल करी, तो ऐसे अब जब आपको गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली हैं और क्या कहते हैं आपको समय मिलेगा, आम का भी मौसम आने वाला है, तो आप ऐसा करके देखना। फिर क्या है, बीज अंकुरित होकर नया पदप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पदप में पुष्पों की क्या भूमिका है, पुष्प क्या करते हैं, फिर वो हमें ये जानकारी देते हैं कि अब इसके बाद इसके अंदर से फल आएगा। पुष्प पदप के जनन का कार्य करते हैं। पुष्प क्या करते हैं, जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पदप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। जो पुष्प होते हैं उसके अंदर नर जनन अंग होता है, किसी पुष्प के अंदर मादा जनन अंग होता है और किसी के अंदर दोनों ही होते हैं। ये कैसे होता है, अब जब जैसे ये आपस में नर और मादा मिलके ही तो एक नए उसका निर्माण होता है ना संतान का, ऐसे ही क्या कहते हैं पुष्पों में भी होता है। तो वो कैसे एक दूसरे से ये बातचीत करते, पुष्प भी आपस में बातचीत करते हैं। तो इनका कार्य, जैसे तितली बैठी, मक्खी बैठी, तो इधर से उधर उनका अंग एक्सचेंज होता रहता है आपस में, ठीक है। ऐसे वो आपस में वार्तालाप करते रहते हैं, उससे ही नए उसका जनन होता है। पदप अनेक विधियों द्वारा अपनी स्तनतनित उत्पादन करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पदप बिना बीजों के ही नए पदपों को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पदप बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नए पदप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। इसमें हमें बीज की आवश्यकता नहीं होती, बिना बीज के ही हम इसका जनन कर सकते हैं। अब पहले ये समझती थी कि नए पदप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती है कि यह पदप जनन कैसे करते हैं। अब वो जानना चाहती है कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब कायक हम इसमें जानते हैं, ये देखो कायक प्रवर्धन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पदप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पदप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पदप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ओके, अब हम एक क्रियाकलाप करके देखेंगे 12.1। गुलाब अथवा चंपा के पौधों की एक शाखा को उसकी प्रवसन संधि से काटिए, पर
संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। आपको चित्र 12.1 में भी दिखाया गया। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। यह कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। आप इस कलम को दबाएंगे ना मिट्टी में, तो अपने आप से नई पत्तियाँ, नई कलम ऐसे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। वो भी एक पौधे का रूप ले लेगी। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए। इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ मूल से निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। अब आपने ये प्रवसंधि, ये जो इसकी छोटी छोटी जड़ है, अगर हम इसको मिट्टी में बो देंगे तो उससे भी नई पत्तियाँ, नया फूल, नया पौधा आपको मिल जाएगा, तैयार हो जाएगा। जैसे अक्ष जुड़ी कलिका, ये देखो चित्र 12.1 में दिखाया हुआ है। किसी गुलाब के तने की कलम से जनन कैसे करा है। ठीक है, ऐसे भी हम जनन कर सकते हैं, ये भी संभव है। अब देखो, इसी क्रियाकलाप को जल के भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मनी जो प्लांट देखा होगा, उसका जो तना होता है उस पर भी ऐसे ये छोटे छोटे ये बने होते हैं। ठीक है, जड़। आप अगर उसको पानी की बोतल में रखेंगे कुछ दिन के लिए, आप देखेंगे ये जो जड़ें होती हैं ये बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसको आप उसके साथ भी कर सकते हैं। और नोट करना है आपको कितना ही अवधि लगी। या फिर अगर जो जड़ें होती है, फिर उसको मिट्टी में आप अगर उगाएंगे तो एक नए पौधे का रूप ले लेंगी। आपने पुष्पलिकाओं में पुष्प को खेलते देखा होगा। पुष्पलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्तियों के पर्वसंधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। कलिकाएं प्रहो अंकुरों के रूप में विकसित होती है या कायिक कलिकाएं कहलाती है। अब देखो क्या होता है, आपने जैसे आलू लिए, घर पे आलू लिए, आपने उसको 10-15 दिन के लिए रख दिया। 10-15 दिन तो वो सही रहते हैं। फिर देखो जैसा ये चित्र में दिखाया गया, उसके ऊपर छोटी छोटी ये उग जाती है ना, बोलते हैं ना आलू उग गए हैं, बोलते हैं ना घरों में। प्याज ले लीजिए, उसमें से भी वो अंकुरित होने लग जाते हैं। और आप अदरक ले सकते हैं। तो ऐसे अनेक तरह के फल होते हैं, सब्जियां होती हैं जो अंकुरित होना शुरू हो जाती है। उनकी एक अवधि होती है कि उतने समय तक वो ठीक रहती है, फिर वो उगनी शुरू हो जाती है, उनका स्वाद भी बदल जाता है। ठीक है, कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिक्त पत्तियां एक क्या करती है बताते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कलिका कलिका भी नए पदप को जन्म दे सकती है। ठीक है, एक जो सिंगल जो हमारी स्टेम है, तना है, वो भी एक पौधे को जन्म दे सकता है, वो भी एक पौधा बन सकता है अगर हम उसकी अच्छे से देखभाल करें। आपको जो क्रियाकलाप 12.2 है, एक और करके देखते हैं, उसे और समझ में आएगा। एक ताज़ा आलू लीजिए, आपने ताज़ा आलू लेना है। अवधारित लेंस की सहायता से इस पर पड़े शत चिन्हों को देखिए। लेंस से आपने देखना है कि इसके जहाँ जो चिन्ह है उनको आपने ध्यान से देखना है। आपको इनमें कलिका या कलियाँ दिखाई दे सकती हैं, दिखाई देंगी। शत चिन्हों की आँख भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? शत चिन्हों की आँख। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। जिनके अंदर ये आँख होती है उनको क्या करना है, आपने मिट्टी में दबा देना है। थोड़े दिनों के बाद देखेंगे आप, वहाँ से आपको आलू का पौधा तैयार मिलेगा, आलू आपको मिलेंगे। आलू मिट्टी में ही होते हैं ना। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहाँ आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिनों बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? ठीक है, क्या देखेंगे? ये देखो जैसे चित्र इसमें दिखा रखा है, आलू की आँख को अंकुरित होते हुए पदप। ये देखो आलू की आँख ऐसे। अब देखो जो चित्र 12.3 है, अदरक का एक टुकड़ा लीजिए जिसमें एक नए पदप अंकुरित हो रहे हैं। ओके, अब देखो बायोफिल्म पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में
कलिकाएं होती हैं, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चित्र 12.4 में यदि इस पदप की पत्ती अद्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पदप को जन्म दे सकती है। कुछ पदपों की जड़ें मूल भी नए पदपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया डहेलिया हम ले सकते हैं। अभी देखो जो चित्र 12.4 है, ठीक है, एक पत्ता दिखा रखा है, एक पत्ती दिखा रखी है किसी पेड़ की। उसमें क्या लिख रखा है? ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं। जिसके किनारे पर क्या होती हैं? कलिकाएं। ठीक है, ये क्या कर रही हैं? कलिकाओं से ही तो नए पदप का जन्म होता है। जहाँ जहाँ कलिकाएं आपको दिखाई देगी वहीं से आपको नए पदप का जन्म अवश्य हो जाएगा। अब जैसे आपने देखा था मनी प्लांट है, गुलाब का पौधे की आपने कली ली, ठीक है, उसके साइड में छोटी छोटी जड़ें होती हैं, उससे क्या होता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अब देखो कैक्टस जैसे पदप के वे भाग जो मुख्य पदप से अलग विलंग हो जाते हैं नए पदप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलंगन भाग नए पदप के रूप में वृद्धि कर सकता है। अब देखो भूजो जानना चाहता है कि क्या कायिका प्रवर्धन का कोई लाभ है। कायिका प्रवर्धन द्वारा पदप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पदप की अपेक्षा कायिका प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पदपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ सकते हैं। नए पदप जनन पदप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वह एक ही जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, एक ही जनन के द्वारा। अब ये देखो, आपने अगर गुलाब का पौधा है तो आप उसकी जो कलम है उसको कहीं पे भी उगाएंगे तो गुलाब का ही पौधा उगेगा, मनी प्लांट का तो नहीं उगेगा, है ना। ऐसे ही सभी जीव जंतु के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पदप में माता पिता जनन दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन में परिणाम स्वरूप पदप बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन होता है जैसे कि इसमें बताया गया है, उसको हम पढ़ेंगे और फिर जानते हैं कैसे उनके अंदर जनन होता है। अब देखो मुकुलन, आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्म दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक कोशिका जीव है। आइए हम देखते हैं कि जनन कैसे करते हैं। अब आपने देखा होगा जो ईस्ट होती है, आपने देखा क्या कहते हैं, आप कई बार क्या करिए, एक छोटा सा गड्ढा खोदिए, ठीक है, वहाँ पे आपके घर के जितने भी फल सब्जियां हैं इनकी वेस्ट कचरा है उसको दबा दीजिए। आप थोड़े दिन में देखेंगे उसमें बैक्टीरिया ईस्ट बनने लगेगा, है ना। तो आप उसको 1 घंटे बाद देखेंगे तो उसकी मात्रा दुगनी हो जाएगी। या आप कुछ बाहर ऐसे करते हैं जैसे नाली वगैरह में से कचरा निकाल जाते हैं हमारे सफाई कर्मचारी, या हम कहीं क्या कहते हैं पपीते केले इन सब के छिलके डाल देते हैं, तो क्या होता है मच्छर मक्खी, आप पहले तो 2 बैठेंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे 4 बैठ जाएंगे, तो उनकी संख्या बढ़ने लगती है इतनी तेजी से। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट के अंदर भी होता है। आप देखो क्रियाकलाप 12.3 से हम समझते हैं, शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। आपको क्या करना है, या तो बेकरी से ले लें क्योंकि वो केक इत्यादि में इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट डालते हैं, ठीक है, या फिर एक आपको केमिस्ट की दुकान पे भी मिल जाए। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी एक पात्र में रखें, आपको रखना है जिसमें कुछ जल लो, ठीक है, इसमें 1 चम्मच शक्कर डालें
उसे जल में घोल लें। अब इस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्म दृष्टि में देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। आप जब देखेंगे उसके अंदर छोटे 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 काफ़ी सारे जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे और वो चल रहे होंगे। आप कई बार इस प्रक्रिया को दही के अंदर भी, जैसे जो घर पे हम दही जमाते हैं उसको आप लाइन से देखेंगे तो उसके अंदर भी छोटे 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 बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे चलते हुए। उसी अगर आप दही को 1 दिन बाद देखेंगे तो उनकी संख्या दुगुनी हो जाएगी। अगर आप उसी दही को 3-4 दिन तक रखेंगे तो उसकी जो संख्या है वो 3 गुनी 4 गुनी आपको दिखाई देगी। ठीक है, आप देखो जो चित्र आपको 12.5 है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन, ईस्ट कोशिका, ठीक है, फिर विकसित होता मुकुलन, नवीन मुकुलन, मुकुलन श्रृंखला। ईस्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसे प्रवर्धन मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमश वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलंग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनती हैं। कभी कभी नवीन मुकुलन से नए मुकुलन विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुलन श्रृंखला बनती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एक मुकुलन श्रृंखला। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ समय के बाद में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो खंडन। आपने तालाब अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपंखी गुच्छे फसलंदर तैरते हुए देखे होंगे। हम बोल देते हैं ये काई लग गई है। क्यों? कई बार जहाँ पे काफ़ी समय तक पानी खड़ा रहे तो वहाँ पे ऐसा ही बोलते हैं। आप देखो, और ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, हम देखो जैसा कि आपको चित्र 12.6 में दिखाई दे रहा है, स्पाइरोग्रा, एक शैवाल में खंडन। देखे होंगे आपने ऐसे सब अपने आसपास जहाँ तालाब जलाशय होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा सभी बच्चों ने। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडन में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होता है, धीरे धीरे ये बढ़ जाते हैं जल्दी से ही। ठीक है, ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। कुछ समय बाद अगर हम साफ सफाई ना करें तो काफ़ी दूर तक भी अपना क्षेत्र बना लेते हैं। काफ़ी दूर तक भी आपको काई दिखाई देगी। आप बोल देते हैं कि काई लगी हुई है इस पानी में, गंदा है, खड़ा हुआ पानी है, अगर हम उसकी सफाई ना करें, देख रेख ना करें। ऐसा ही सभी के साथ होता है। अगर हम अपनी भी स्वयं की देख रेख ना करें तो हम भी बीमार रहने लग जाएंगे। ठीक है, अगर डेली अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, साफ सुथरे वस्त्र नहीं धारण करेंगे, स्नान नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी हो जाएगा। हमारे अंदर भी बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगेंगे, हम भी बीमार रहने लगेंगे। ऐसे ही हर वस्तु के साथ होता है। वो पानी काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहता है तो इसीलिए उसके अंदर क्या हो जाती है, हरी हरी आपको काई के रूप में दिखती है। अगर आप उस पानी को हिलाएं नहीं 1 सप्ताह तक तो वो बढ़ेगी ही ना, वृद्धि ही होगी उसकी अवश्य ही। आप देखो बीजाणु निर्माण, अब हम पढ़ेंगे बीजाणु निर्माण। आपने अध्याय 1 में अपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। ठीक है, अब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो यह वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसीलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं।
जैसा कि आपको चित्र 12.7 में दिखाई दे रहा है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूलन परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसीलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। आकुलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पदप में भी जनन बीजाणु द्वारा होते हैं। आपको देखा होगा ये चित्र 12.8 में, ठीक है। 12.8 जो है बीजाणु धनी पुंज, बीजाणु उत्पन्न करने वाला क्षेत्र, ठीक है। 12.8 क्या कह रहा है, फर्न में बीजाणु द्वारा जनन ऐसे होता है। ओके, अब देखो, अब ये क्वक में बीजाणु द्वारा जनन, क्वक जल, अब बीजाणु धनी बीजाणु, ठीक है, समझे। अब हम आगे पढ़ते हैं 12.2 जो है हमारा लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पदप में जनन अंग होते हैं। जनन अंग होते हैं पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। आपको चित्र 12.9 में भी दिखा रखा। आप देखो, एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर बच्चे क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको जानेंगे। क्रियाकलाप 12.4, सरसों, गुड़हल या पिंटूनिया का कोई फूल लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हो एक लिंग पुष्प कहलाते हैं। जिसके अंदर एक ही लिंग होगा वो क्या कहेंगे, एक लिंग पुष्प कहलाएंगे। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। जिनके अंदर दोनों होंगे उसके अंदर द्विलिंग, ठीक है। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधों में एक लिंग पुष्प होते हैं। ध्यान से सुनना, मक्का, पपीता, जो ककड़ी, खीरा है उसके अंदर एक लिंग पुष्प होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब और पिंटूनिया के पौधे में क्या होता है, द्विलिंग पुष्प होते हैं। अब ये जो हमारा 12.9 है जनन अंग, देखो पुंकेसर, पुंतु, परागकोश, ठीक है, जो ए है हमारा, इसको आपको नोटबुक में भी ड्रॉ करना है। अब देखो स्त्री केसर, स्त्री केसर का जो शेप है वो थोड़ी अलग होगी, वर्तिकार्ग, वर्तिका, ठीक है, ऐसे बना होगा। अंडाशय भी और बीजांड, ओके। अब आगे पढ़ेंगे हम, नर और मादा एक लिंग पुष्प दोनों एक ही पदप पर उपस्थित हो सकते हैं, हो सकता है ये भी, अथवा विभिन्न पदपों पर पाए जा सकते हैं, विभिन्न पदपों पर भी पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं, आप इसको पहचान सकते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मनों को बनाते हैं, ठीक है, वो किसको बनाते हैं, नर युग्मनों को। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, ओके। मादा युग्म अथवा अंडे का निर्माण बीजांड में होता है। अब देखो जो चित्र 12.9 का बी है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मनन में युग्मनज बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। अब क्या है, बूझो जानना चाहता है कि परागकणों में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मांड तक पहुंचाता है, किस प्रकार पहुंचाएगा उसको ये समझना। मैंने आपको बताया ये प्रक्रिया, जैसे मक्खी है, मच्छर है, एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाके बैठा तो वो उनके जो बीजांड है वो उन तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। या कभी कभी तेज हवा चलती है उससे भी ऐसा
हो जाता है। अब देखो अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रांगण। सामान्य प्रांग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि प्रांगण हल्के होते हैं अतः वे वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर का प्रांगण चिपक जाता है जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकार्ग पर कुछ प्रांगण गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। प्रांगण का प्राकोश से पुष्प के वर्तिकार्ग पर स्नातन प्रांगण कहलाता है। यदि प्रांगण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर गिरते हैं तो वह इसे स्व प्रांगण कहते हैं। अब देखो क्या है, बूझो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंधित युक्त क्यों होते हैं। क्या ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं? बिल्कुल, कीटों को भी आकर्षित करने के लिए कि उनकी प्रजाति भी तो बनी रहे, है ना, तभी वो इतने रंग बिरंगे और सुगंधित होते हैं कि जो सबका मन मोह ले, है ना। कई पौधे पुष्प गुलाब की खुशबू देखते ही हम भी तो खींचे चले जाते हैं गुलाब की ओर। जब अब देखो ये क्या है, स्व प्रांगण, वर्तिकार्ग और प्रांगण, प्राकोश और वर्तिकार्ग। पर प्रांगण पुष्पों में परांगण कैसे होता है ये आपको इसमें बताया गया, आप इसको नोटबुक में ड्रॉ करना। ओके, अब देखो क्या है, पुष्प के प्रांगण उसी पदप में किसी अन्य पुष्प के वर्तिकार्ग पर गिरते हैं तो इसे इस पर प्रांगण कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र 12.10 ए और बी में दिखाया। ओके, अब आगे देखो, निषेचन। नर तथा मादा युग्मनों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रकरण निषेचन कहलाता है। अब देखो 12 जैसा कि चित्र 12.11 में दिखाया गया, युग्मन भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, देखो निषेचन युग्मन निर्मित अंडकोशीय युग्मन निर्माण अंकुरित होता है प्रांगण प्रांगणलिका। ओके, अब देखो जो 12.3 है, फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज वन के अंदर होता है। कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम, अखरोट आदि। आपको चित्र 12.12 ए और बी में दिखाया। अब ये बता रहे हैं कि जैसे कि हमें ज्ञात हो जाता है, हमने क्या कहते हैं, एक छोटा पौधा लगाया, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर उस पर पुष्प आए, तो फिर हमें ज्ञात हो जाता है अब ये फल देने वाला है ना। तो फिर क्या होता है, जब वो फल का आकार ले लेता है, जो पुष्प होते हैं वो मुरझा जाते हैं और जो उसका बीज है, मतलब हमें जो फल है वो पनप जाता है और हमें फल दे देता है। और अब कुछ फल ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं, अब जैसे अखरोट, बादाम इत्यादि, ये भी तो सब हमें पेड़ों से ही तो मिलते हैं, और सेब, ठीक है। और अब देखो आगे की और एक खास बात देखो, इनके जो अंश होते हैं इनके अंदर भी होता है। ठीक है, अगर हम इनका बीज कहीं बो दें तो वहाँ पे भी अपना अंश उत्पन्न जनन प्रक्रिया कर सकते हैं। अब देखो 12.4 है, बीज प्रकरण। प्रकृति में एक ही प्रकार के पदप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीज के विभिन्न स्थानों पर परिक्रमण के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत पर भी, फिर उद्यान में चहकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या
आपने कभी यह जानने की प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? आपने ऐसा जाना है? आप कभी किसी खेत बाग इत्यादि में गए हों तो वो आपके ऊपर क्यों चिपक जाते हैं? कि ताकि वो उड़ते भी हैं कई छोटे छोटे बीज, तो वो इसलिए चिपक जाते हैं। जब आप कहीं जाएंगे, आप अपने वस्त्र इत्यादि को वो करेंगे तो उनका वो बीज गिरेंगे तो वहाँ से उनका पौधा उत्पन्न होगा और क्या कहते हैं, वो अपने अंश को वहाँ पे भी जनन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रकृति का ही रचिता खेल है जिसे हम समझ रहे हैं। ओके, अब देखो, कल्पना कीजिए कि किसी पदप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाए। आपके विचार में ये परिस्थिति में क्या होगा? वहीं पे काफ़ी सारे होंगे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ सूख जाएंगे, कुछ पनप जाएंगे। ठीक है, अब आपने ऐसा कई बार देखा होगा, आपने अपने क्यारे में तुलसी का पौधा लगाया होगा। जब वर्षा ऋतु होती है तो उस पर जो छोटे छोटे बीज हो जाते हैं वो आप पूरे क्यारे में फैल जाती है। तो कई बार तो अच्छा लगता है आपको, पर कई बार आप परेशान भी हो जाते हैं, इतने ही सारे एक ही उसका पौधे हैं, है ना। तो फिर आप क्या कहते हैं, आप ले लीजिए, आप लगा लीजिए, है ना, ऐसा करते हैं ना हम भी। तो इसीलिए पदप के नवोविधि नए उगे पौधे के बीच धूल, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्ध होगा। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पदप के रूप में विकसित नहीं होगा और वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे आपस में। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे स्थान कम हो जाएगा, उनको जल, आप उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पदप को बीजों के परिकर्म से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पदप के नवविधों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर सर्पदा की संभावना कम हो जाती है। परिकरण पदपों को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होते हैं ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। ठीक है, अब ये देखो, सेहिजन, ड्रमस्टिक और दिग्फल मैपिल के बीज। ठीक है, आपको ये जो चित्र 12.13 में दिखाया गया, प्रकृति में पदप के फलों और बीजों का परिकर्म पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सेजिन, ड्रमस्टिक तथा दिग्फल मैपिल जैसे पदप के पंख युक्त बीज आपको चित्र जैसे 12.13 ए और बी में दिखाए गए हैं। घासों के हल्के बीज अथवा आक, मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं, जैसा कि चित्र 12.14 ए और बी में बताया गया आपको। कुछ बीज जल द्वारा परिकोणित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल, कुछ बीज जंतुओं द्वारा परिकोणित होता है। विशेषण रूप में कटिकी, कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूसरे स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इन्हें उदाहरण यूरेन एवं जेनिथम है। ठीक है, जैसे कि चित्र आपको 12.15 में दिखाया। देखो, ये सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार आक के रोमयुक्त बीज और जेनिथम बताया गया है। कुछ पौधों के फल के साथ फट जाते हैं जिनसे उनके अंदर स्थित बीज परिकर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पदप से दूर जाकर गिरे हैं। एरंड और ब्लस्म के पदप में ऐसा ही होता है। अब ये देखो, ये क्या बता रहा है कि जो कुछ है, कुछ हवा के साथ अपने बीजों को इधर उधर वो करते हैं। ठीक है, विकसित करने के लिए। कुछ जैसे हम पेड़ पौधों को जल देते हैं या वर्षा होती है भारी मात्रा में,
तो वो जल द्वारा इधर उधर चले जाते हैं। कुछ जब हम बाग बगीचों में घूम रहे होते हैं, हमारे वस्त्रों के साथ चिपक के अपना जनन करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, कुछ जैसे ही तेज आंधी आई, तूफान आया, पेड़ पे फल लगा हुआ था वो गिर जाता है, तो उसका जो बीज है वहाँ फट जाता है वो फल कुछ समय के बाद, तो उसके बाद वहाँ पे अपना जनन हो जाता है। या कोई जैसे जानवर है, बंदर इत्यादि, कोई आम तोड़ लाया, उसने चूसा, वहाँ पे वो उसके बीज तो खाएगा नहीं, जो उसको हम गुठली बोलते हैं, तो वो वहीं पे छोड़ जाता है, गिरा जाता है, तो वहाँ से भी एक आम के पौधे का जनन हो जाता है, ठीक है। ऐसे अनेक तरह प्रकार हैं जनन होने के। अब देखो इसके अंदर हमारे पास प्रमुख शब्द क्या आए हैं। अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण, परिकरण, निषेचन और खंडन, युग्मक, बीजांड, प्रगन, लैंगिक जनन, बीजाणु, बीजाणुधानी, परागकोश, कईका प्रवर्धन, युग्मनज, पर्याकन, स्त्री केसर, पुंकेसर। आपने क्या सीखा इसके अंदर? देखो क्या है, सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। आगे है, पदप में जनन दो प्रकार से होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कईका प्रवर्धन है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिका प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिका भागों से नए पदप उगाए जाते हैं। आगे पढ़ा आपने, पुष्प पदप का जनन अंग है। अगला है, एक लिंग पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होता है। द्विलिंग पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। अगला है, नर युग्मन प्रांगणों के अंदर और मादा युग्मन बीजांड में पाए जाते हैं। आगे देखो, किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प की वर्तिकर्ग तक प्रांगणों के स्थानांतर का प्रक्रम प्रांगण कहलाता है। प्रांगण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में प्रांगण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागण में प्रांगण एक पुष्प के परागण कोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग पर स्थानांतरित होते हैं। अब देखो आगे क्या है, प्रांगण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। अगला है, नर और मादा युग्मकों का युग्मनन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। अगला है, फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का परिकरण पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। अगला है, बीज परिकरण एक ही स्थान पर पदप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों में अधिग्रहण में सहायक होता है। अब देखो हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या है, जनक पदपों के कायिका भागों से नए पदप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। क्या आएगा, लैंगिक। अब देखो ख क्या है, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर और मादा जनन अंग होते हैं वो पुष्प क्या डैश पुष्प कहते हैं। जिनमें केवल नर और मादा जनन अंग होते हैं क्या कहलाते हैं, एक लिंग, एक लिंगी। अब अगला देखो हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। ग, प्रांगणों का उसी
अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तीकरण पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है? प्रांगण। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रांगण, सब प्रांगण। ओके, अब देखो अगला है घ, नर और मादा युग्मनों का युग्मन डैश कहलाता है? आलैंगिक। अब देखो च, बीज प्रकरण डैश डैश और डैश के द्वारा होता है? पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 2, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। आपको अलैंगिक का बताना है, विधियों का, जैसे अलैंगिक में क्या होता है? विधियों का खंडन, बीजाणु निर्माण। ठीक है, ऐसे ही आपको उदाहरण भी देना है और इसके अंदर आपको बताना है। आप इसके अंदर ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, कि ये कैसे आपस में करते हैं। काफ़ी सारे उदाहरण दे रखे हैं आपको ऊपर, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप 1 या 2 उदाहरण लेके लिख सकते हैं। अब देखो प्रश्न जो 3 है, पदपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। पदपों में जो लैंगिक जनन है, सबसे पहले तो ये क्या वो करता है, हमें लैंगिक जनन है ये बताता है कि ये नर है या मादा है। आप कैसे समझाएंगे? पुष्पों में भी होता है नर मादा, एक के अंदर अगर नर होगा तो एक लिंगी बोलेंगे, मादा का होगा तो खाली, और कई जो पुष्प हैं उनमें दोनों ही होते हैं। इसका आप वो भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, पदकों में लैंगिक जनन के प्रक्रम क्या क्या हैं वो बता सकते हैं, कैसे करते हैं ये। ठीक है, जनन को। और एक और बात बता सकते हैं आप इसके अंदर कि जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो अपना ही जनन करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपने अगर क्या कहते हैं गुलाब की कलम ली या मनी प्लांट की कलम ली तो उससे कोई आपने उस कलम को कहीं और लगा दिया तो वो कहीं और किसी रूप में जनन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसी पौधे का निर्माण होगा। अब देखो आपको बताना है जो चौथा प्रश्न है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर क्या है? जो प्रमुख अंतर है वो ये है, लैंगिक में तो हमें क्या कहते हैं आवश्यकता नहीं होती किसी भी, वो कैसे अपना जनन करते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी की सहायता से करते हैं। ठीक है, आप ये बता सकते हैं उसको किसी सहायता से, जैसे जल, वायु या जंतु, या हमारे साथ क्या कहते हैं जब हम किसी खेत में जा रहे होते हैं तो हमारे वस्त्रों पे उनके बीजाणु चिपक जाते हैं, तो वो ऐसे करते हैं। और जो लैंगिक जनन है उसके अंदर क्या कहते हैं जो पुष्प होते हैं वो भी अगर जैसे गुलाब का ही पौधा लीजिए तो उस पर अगर कोई भी जंतु बैठा है, कीट पतंगा बैठा है, तो वो नर और मादा उसके मिलन से ऐसे होगा। ऐसा ही मनुष्य के अंदर होता है, ऐसे ही जनन पशु पक्षियों के अंदर, जलचर वायुचर, इन सब में ऐसे होता है। ठीक है, ये सब कारण है। अब देखो किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों का नाम अंकित कीजिए। आपने किसी भी पुष्प का चित्र खींचना है और उनका जो नाम आपको बताने हैं, ऐसा ऊपर भी बता रखे, उससे भी आप सहायता ले सकते हैं। स्व प्रांगण और पर प्रांगण के बीच आपको अंतर बताना है। क्या है स्व प्रांगण और पर प्रांगण में? स्व प्रांगण में प्रांगण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकार को स्थानांतरित होता है, और पर प्रांगण में क्या होता है, एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकार पर स्थानांतरित होता है। ओके, अगला है पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? ठीक है, ये आपको बताना है किसके उससे होता है। प्रांगण एक तो पवन, जल, कीटों के द्वारा हो सकता है, और इसमें नर मादा का युग्मनों का युग्मन निश्चय कहलाता है। ठीक है, निश्चित अंड युग्मनज कहलाता है, और युग्मनों का विकास भ्रूण में होता है। ओके,
अब अगला देखो, बीजों के परिकरण में विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जो विभिन्न विधियां हैं आपको वो बतानी है। बीजों में विभिन्न जो विधियां हैं परिकरण की, पवन, जल और जंतु हैं। ठीक है। अब ये क्या कार्य करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने। ठीक है। बीज प्रकरण सूर्य के प्रकाश और जल खनिजों के लिए स्पर्धा का काम करने में, नए आवासों को अधिग्रहण में सहायता होती है। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं इसके अंदर। अब देखो आपको ये करना है, जो 9वां प्रश्न है आपका, कॉलम ए में दिए गए कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। कॉलम ए, कॉलम बी। कली, ठीक है, कली किसकी होगी? गुलाब की, 6 नंबर पे है जो। आँख किसके अंदर थी? आलू में। खंडन, खंडन किस में होगा वो बताना है। पंख बताइए, खंडन किस में होगा? पंख किसके अंदर है? मेपिल में। किसके अंदर है? मेपिल में। अब देखो बीजाणु और खंडन रह गए हमारे, अभी बताते हैं इसको। बीजाणु को आप करेंगे डबल रोटी की फफूंद से। ठीक है। अब ये जो खंडन है वो ईस्ट और स्पाइरो गिरा। अब देखो सही विकल्प पर निशान लगाइए। क क्या है हमारे पास? पदप का जनन भाग होता है उसका पत्ती, तना, मूल या पुष्प। पुष्प। ठीक है। ख क्या है? नर और मादा युग्मन के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता? निश्चेषण, प्रांगण, जनन, बीज निर्माण। प्रांगण। ठीक है। अब देखो ग क्या है हमारा? परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। बताओ। अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। अब देखो घ क्या है? बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पदप जीव है। गुलाब, डबल रोटी, आलू, ये बीजाणु वाला है बच्चे। इसमें आएगा उत्पन्न करने वाला गुलाब, डबल रोटी की फूफूंद, आलू, इसमें आएगा डबल रोटी की फूफूंद। एक ये जो ऊपर बच्चे ख भाग था हमारा, इसके अंदर नर और मादा युग्मन के युग्मन का प्रक्रम डैश कहलाता है। प्रांगण बोला था, प्रांगण मत करना उसको बच्चे, निश्चेषण कर लेना। ओके। अब देखो अगला क्या है? च। बायोफिल्म आपके जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है तना, पत्ती, मूल या पुष्प। इसमें आएगा बच्चे आपका पत्ती। ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है। अब ये देखो जो कि हमारे पास विस्तारित अधिगमन है, उसमें क्या है? क्रियाकलाप और परियोजन कार्य। विभिन्न प्रकार के कैक्टसों के टुकड़ों की सहायता से अपना निजी कैक्टस संग्रह बनाइए। आप विभिन्न किस्मों के कैक्टसों को किसी चपटे पात्र के में साथ साथ अथवा पृथक पत्रों में उगा सकते हैं। ये आपको बताना है। अगला देखो, बाजार में जितने प्रकार के स्थानीय फल उपलब्ध हो उन्हें एकत्रित कीजिए। यदि विविध किस्म के फल उपलब्ध न हो तो आप टमाटर, खीरा, ककड़ी आदि ले लीजिए। ये भी फल, लेकिन हम इनका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। विभिन्न फलों का आपको चित्र बनाना है। प्रत्येक किस्म के एक फल को काटकर उसके अंदर के बीज को देखिए। सबके अलग अलग मिलेंगे आपको बीज। फलों और अनेक बीजों के विशेष लक्षण, गुण जानने का प्रयास कीजिए। जानकारी पुस्तकालय में भी प्राप्त की जा सकती है। यदि संभव न हो तो वेबसाइट के से भी इसके बारे में जानकारी एकत्रित। आपने जैसे लिया खीरा, टमाटर, ये सब लिया, उनके अंदर आप देखेंगे सबके बीज अलग अलग दिखाई देंगे आपको। आप उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं किसी की हेल्प से भी। अगर आपको नहीं मिलती तो आपको नीचे ये वेबसाइट दे रखी है, उससे भी आप उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखो 10 किस्म के फल, पदपों या वृक्षों के नाम लिखने आपको। ओके। याद रखिए कि अनेक फलों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। अपने अध्यापक, माता पिता और यदि सुविधा हो तो किसी फल उत्पादक किसान अथवा कृषि विशेषज्ञ से यह
जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपकी सूची में सम्मिलित पदों के बीच का परिक्रम किस प्रकार होता है। ओके, प्राप्त जानकारी को सारणी में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो ए लिख रखा है फलदार पदप के नाम लिखने आपने जो जो फल लिए 10 कारकों जिसमें द्वारा बीज का परिक्रम होता है, कैसे होता है वो आपको बताना है। बीज अथवा उसका भाग जो परिक्रम में सहायता होती है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें आप हेल्प भी ले सकते हो किसान की, टीचर की, या फिर आप अपने किसी बड़े की। अब जैसे आलू थे, आपने ऊपर आलू का इसमें प्रयोग करा था। आलू जो वो छोटी छोटी आँख थी, आप उसको बो के आए, थोड़े समय बाद देखेंगे उसमें से आलू उग जाएगा। ऐसे ही टमाटर के पौधों के साथ होता है, अगर आप उसको छोटा सा उसको बोएंगे तो वो हो जाएंगे, बीज उग जाएंगे। तो किस में बीज का उपयोग हुआ, किस में बिना बीज का, ये आपको अंतर इसमें अच्छे से समझ में आएगा जब आप 10 फलों को इकट्ठे करेंगे, उनके नाम लिखेंगे और उनके साथ उनको विकसित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप देखो जो अगला है, मान लीजिए किसी संवर्धन कल्चर डिश में कोई ऐसा जीव है जो प्रत्येक घंटे के बाद अलैंगिक जनन के प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या 2 गुना कर लेता है। यदि प्रारंभ में संवर्धन डिश में उस जीव का केवल एक सदस्य हो तो 10 घंटे बाद डिश में उस प्रकार के जीवों के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। किसी एक जनन से उत्पन्न होने वाले जीवों की ऐसी कॉलोनी का समूह क्लोन कहलाती है, उसकी जो संख्या है वो 10 गुना अधिक हो जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।